क्योंकि वो जिस तरह से वो बातें कर रही है, जिस तरह रोने का ड्रामा कर रही है, वो जैसे मैं सिखाता था ना, फिर अचानक से ठीक हो जाना। एहसान फरामोशी का इतना बड़ा एग्जाम्पल आपको देश दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। एक बेटी जिसको मैं आज भी बेटी की तरह ही मानता था, उसने किस तरह से मुझ पे करते थे, ये करते थे, वो करते थे, और मीडिया वाले इसको खूब मिर्च मसाला लगा के कि कमरे में घुसा था, कोई टाइटल डाला, कोई कुछ डाला। आज मुझे अपनी सोच पर और उस निर्णय पर बड़ा पश्चाताप होता है कि वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने इसको एज अ फिल्म में अभिनेत्री बनाने का बीड़ा उठाया था, और आज मैं कहीं का नहीं बचा। वो पंचर वाला बहुत शातिर था, उसका दिमाग, वो पंचर जो था दिमाग पंचर नहीं था, पंचर दिमाग बहुत स्वस्थ था इसका। उसके पीछे संगठन लगे हुए हैं, वो खुद क्रिमिनल है, उसका रिकॉर्ड्स निकल के आए हैं, अभी चाकू मार के गया, यहाँ से मुकदमा चल रहा है उसका। फिल्म को रोकने के लिए इन लोगों ने और पहले और एक बार प्रयास किया, एक लड़की को मेरे साथ प्लांट करके रेप केस में मुझे जेल भिजवाया। जी, लेकिन हाँ, बात करने वाला था, उस लड़की ने तो ये कबूला था कि मेरे साथ कुछ नहीं, उसने नाम लिया फिर कि वसीम रिजवी जो भगवा ओढ़ के घूम रहा है। हमको मरने की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया, ये नहीं पता। इस तरह के जो गंदे आरोप लगे हैं, आप सोचो कि वो मेरी माँ बोल रही है कि एक बच्ची छोटी झूठ थोड़े ना बोलेगी। माला पहन के आया रुद्राक्ष का और तिलक लगा के, और बहन बोलता था। बताइए, मैंने उसको बेटी बोला था, उसका फर्ज आज भी निभा रहा हूँ कि मैंने एक शब्द भी आज तक उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला और ना बोलूंगा। उसको तो समझाया गया, बरगलाया गया इस लेवल पे कि ये कंजरों की बस्ती है, तुम्हारे लिए नहीं है। ये होली में उसने रंग नहीं खेला उन लड़कियों के साथ जहाँ उसने पूरा बचपन पीछे उस मुल्ले की उस। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आज फिर जुड़ा हूं सनोज मिश्रा जी से, डायरेक्टर सनोज मिश्रा, जो कि मोनालिसा के केस में आप देख रहे हैं जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं बुलंद। लास्ट टाइम में हमारी बात हुई थी, AP सिंह जी भी थे। उसके बाद वो बयान आता है उसका, हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई थी आपसे, कि राधा ने क्या श्री कृष्ण में देखा था कि वो मुस्लिम है कि मतलब हिंदू है। तो अब त्रेता युग, द्वापर युग, इतनी चीज़ें, और हमने आपके जो सह कलाकार थे इस फिल्म के, उनसे भी बात की थी। वो कहते हैं कि वो कितना इरिटेट होता था उसके साथ जब वो शूटिंग करती थी। और इतना बड़ा डायलॉग कैसे मार रही है, ये इतना बड़ा डायलॉग मार दिया। उसी पर दोबारा समझने आए हैं दोस्तों। समझते हैं मिश्रा जी कैसे हैं, पहले तो बताइए। आप तो काफ़ी भाग दौड़। मैं कैसा हूँ बस ये मुझे खुद नहीं पता मैं कैसा हूँ, लेकिन जब से लड़ाई मैंने शुरू की और जब से इस्लाम जिहाद पर मैंने अपने बयान दिए और पूरे देश का आह्वान किया कि हमारे साथ खड़े हो, सहयोग करो, तो उस जिहादी को ये नहीं पता था कि ये मुद्दा इतना बड़ा हो जाएगा। उसको लगा था कि गरीब हैं लोग, पारदी लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, थोड़ी देर चीखेंगे, चिल्लाएंगे और 2 दिन बाद शांत हो जाएंगे। लेकिन मुद्दा आज देश का मुद्दा बन गया है, ये मुद्दा आज सनातन का मुद्दा बन गया है। और इस मुद्दे को इतना बढ़ता हुआ देखकर वो बौखला गया, और ये भी देख रहा है कि सरकार उस पर कार्रवाई भी कर रही है, जाँच भी हो रही है, फर्जी कागजों की जाँच भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं मेरी छवि को नुकसान पहुंचाओ ताकि इस मुद्दे से भटकाया जा सके, इसलिए उस लड़की को आगे करे। लड़की को तो कुछ आता जाता है नहीं, वैसे भी उसको रटाया जाता है, एक डायलॉग सिखा के, पढ़ा के। अब रिटेक भी नहीं कर रही, देख रहे हो। मेरी फिल्म की शूटिंग जो 28 दिन में होने वाली थी, 62 दिन चली, सिर्फ रिटेक की वजह से। लेकिन उसका कोई रिटेक नहीं हो रहा है। इसके पीछे उस मुल्ले की, उस भादी की कितनी बड़ी सोच है कि उसने मेरे चरित्र पे मतलब सीधे, क्योंकि किसी का चरित्र उसी को उठाओगे जिसका नाम होगा। अब मैं अभी चूंकि मैंने 35 सालों की तपस्या में नाम कमाया है, तो अब उस चरित्र पर सीधा सवाल उठा दो कि ये तो हमारे साथ छेड़छाड़ करते थे, ये करते थे, वो करते थे, और मीडिया वाले इसको खूब मिर्च मसाला लगा के कि कमरे में घुसा था, कोई टाइटल डाला, कोई कुछ डाला। भाई उनको भी व्यूज और सब्सक्राइबर चाहिए, तो उस लिहाज से चीज़ें चल रही हैं। लेकिन देश तो हमारे साथ है, देश का राष्ट्रवादी जनता, देश की पब्लिक मेरे साथ कि मैंने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए। 1.5 सालों में मैं इसी मुद्दे को लेकर जेल भी गया। इस फिल्म को रोकने के लिए इन लोगों ने और पहले और एक बार प्रयास किया, एक लड़की को मेरे साथ प्लांट करके रेप केस में मुझे जेल भिजवाया। लेकिन हाँ, बात करने वाला था, उस लड़की ने तो ये कबूला था कि मेरे साथ कुछ नहीं, उसने नाम लिया फिर कि वसीम रिजवी जो भगवा ओढ़ के घूम रहा है आजकल, ये सब उसने प्लान किया। और अगर इसकी तह में जाएंगे, अगर गहराई में जाएंगे, तो ये जो सारा प्रकरण हो रहा है उसके पीछे उसका जरूर हाथ है। क्योंकि उसने अपने गुनाह को छुपाने के लिए वो भगवा ओढ़ लिया, राम राम करने लगा, मुकदमे हटा लिए, और मेरे साथ उसका डिस्प्यूट था 3 करोड़ रुपए का। तो मुझे निपटाने के लिए उसने पहले ये किया, एक पिक्चर बंद हो जाए, द डायरी ऑफ मणिपुर बंद हो जाए, क्योंकि ये फिल्म धर्म परिवर्तन पर आधारित है फिल्म, और एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर के आ रही है। मणिपुर के विषय पर अभी तक किसी ने फिल्म नहीं बनाई है, वहाँ के धर्मांतरण पर किसी ने फिल्म नहीं बनाई है। तो पूरा ईसाई मिशनरीज और ये इस्लामिक कट्टरपंथी मिलकर जॉइंट ऑपरेशन कर रहे हैं मेरे खिलाफ, और इसकी शुरुआत इन्होंने केरल से की। जिस तरह से घेर कर लड़की को लेकर गए, सबको पता है कि क्या क्या हुआ। मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोला, और आप लोगों ने भी देखा है कि किस तरह से मासूम लोगों को फंसा के फिल्म के बहाने लेकर के, और ये आदमी जब मिलने के लिए आया तो हिंदू बनकर आया, अपना नाम लक्की बताया और भगवा ओढ़कर टीका लगाकर, तो उन बेचारों को पता ही नहीं चलने दिया आदिवासियों को कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। ये तो बाद में जब अचानक से उनको 10 मिनट में पता चला कि उनके साथ क्या हो गया। वो तो एयरपोर्ट जा रहे थे उनके पिताजी,
गांव वापस आने के लिए, क्योंकि 2 दिन बाद यहाँ शूटिंग थी जो 2 दिन बचा हुआ था। लेकिन इस बीच इसने पूरा खेल किया, पीएफआई के लोग, वहाँ कट्टरपंथी, वहाँ के वामपंथी, सब ने मिलकर पूरा खेल रचा ये। और इस वजह से भी रचा कि सनोज मिश्रा की फिल्म पहली बात बंद हो जाए, आवाज़ बंद हो जाए, और दूसरी बात यह है कि सनातन पर एक बहुत बड़ा दाग लगना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग तो चाह रहे हैं ना कि सनातन धर्म जो आज जागृत हुआ है, हिंदू जो जागृत हुआ है, इसके आवाज़ को मिटाने के लिए, क्योंकि वो सनातन का प्रतीक बन रही थी, महाकुंभ का प्रतीक थी। और इसी वजह से मैंने उसको थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश की कि आम आदमी भी खास बन सकता है, गरीब लोग भी सपने देख सकते हैं, छोटी आंखों से भी बड़ा सपना देखा जा सकता है। इन सब सारे मुद्दों को लेकर के मैंने सोच समझ कर प्लान किया था, लेकिन आज मुझे अपनी सोच पर और उस निर्णय पर बड़ा पश्चाताप होता है कि वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने इसको एज अ फिल्म में अभिनेत्री बनाने का बीड़ा उठाया था, और आज मैं कहीं का नहीं बचा। मतलब मेरे हाथ में सिर्फ लड़ाई बची है और मेरे पास कुछ नहीं, मेरी फिल्म इंडस्ट्री का सारा करियर मेरा सब चौपट हो गया जी। नहीं, आपने जिस तरीके से इसको बिल्कुल मतलब कहते हैं रूट से उठाया, सारी चीज़ें आपको सिखानी समझानी पड़ी, तो टाइम भी काफ़ी लग रहा होगा सब कुछ, तो उस दौरान कभी आपको लगा नहीं कि ये इस तरीके से ट्रैप होती जा रही है, कहीं कोई बात भी कुछ तो करती होगी कहीं? कभी नहीं। वो पंचर वाला बहुत शातिर था। अच्छा। उसका दिमाग, वो पंचर जो था, दिमाग पंचर नहीं था, पंचर दिमाग बहुत स्वस्थ था उसका। उसने ऐसा खेल रचा, उसने ऐसा समझाया कि अगर सनोज मिश्रा को कुछ बताओगे तो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे, वो अपनी फिल्म तक सीमित रखना चाहेंगे। उनकी पूरी फैमिली को, सबको ऐसा कैप्चर कर लिया उसने कि मुझ तक बात नहीं। हाँ, ट्रैप हो गए पूरी तरह से। तो और उनको तब गलती का एहसास हुआ कि मुझे क्यों नहीं बताया। मुझे बताने का मतलब मैं इन चीज़ों को होने नहीं देता। मैं तो तुरंत, वैसे भी मैंने 1-2 बार पूछा कि भैया कौन सी स्क्रिप्ट है, कौन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक बार मुझे बता तो दो, लेकिन जब कुछ होगा तब तो बताएगा। उसको तो लब जिहाद करना था, उसे तो उसको फंसा के ले जाना था यहाँ से, कोई फिल्म तो बनानी नहीं थी। वो खाली प्रपंच हो रहा था, ड्रामा चल रहा था, आओ जल्दी केरल आओ, 2 बार 3 बार बुला के वहाँ पे खाली इस लड़की को, ताकि अकेले में उसको और अच्छे से मोटिवेट कर पाएँ। और इस कदर मोटिवेट किया कि आज देखिए कि जिस आदमी ने उनको खड़ा किया, एहसान फरामोशी का इतना बड़ा एग्जाम्पल आपको देश दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। एक बेटी जिसको मैं आज भी बेटी की तरह ही मानता था, उसने किस तरह से मुझ पर आक्षेप बनाने में जरा भी देरी नहीं की, और उसकी जुबान देखी कैसे चल रही है, खटाखट खटाखट। हाँ, और हमारे यहाँ एक डायलॉग नहीं बोल पाती थी, वो तो एक सबब बन रहा नहीं है ना। हाँ। हम तो धार्मिक लोग हैं, हम तो ध्यान योग वाले लोग हैं। फिल्म तो पूरा कर सकती थी, शादी की क्या दिक्कत? इस मुद्दे के बाद जितना सनातनी है सब खिलाफ हो गया है, फिल्म पूरा करके क्या फायदा? उसको लेकर कहाँ जाऊंगा मैं? जो लव जिहाद का शिकार जिस तरह से हुई है वो, और लव जिहाद क्या उसी पे बात कर रहे हैं, और हाँ, आप तो पूरा ऑडियंस तो मेरे अगेंस्ट में, मैं खुद उसके अगेंस्ट में हूँ। तो फिल्म तो अब छोटा मुद्दा रह गया, मुद्दा अब ये रह गया कि किस तरह से उसके पीछे संगठन लगे हुए हैं। वो खुद क्रिमिनल है, अभी उसके रिकॉर्ड्स निकल के आए हैं, अभी कुछ चाकू मार के गया, यहाँ से मुकदमा चल रहा है उसका बागपत में, बागपत मुकदमा चल रहा है इसका। इस लड़के के घर पे भी, फरमान के घर पे भी आपने अप्रोच किया यहाँ पे कोई बात करने की किसी से, या नहीं, वहाँ तो लोग जा रहे हैं ना, मैं वहाँ क्यों अप्रोच करूँगा? मैं तो लोग मतलब यहाँ आना नहीं आना उसका कभी यहाँ पे होता तो होगा कुछ इस तरीके की चीज? वो सब होता है अंदर वो लोग सब मिले हुए। हाँ, वो सब मिले, आनंद ले रहे हैं पूरा। अच्छा, हमने जो लास्ट मीटिंग की थी, जिस तरह से आप प्रयास पीसी में बात हुई, अपने मतलब आप बात रखी मीडिया में, तो उसके बाद से उसका बयान आता है, और कहीं ना कहीं वो कह रही कि मतलब मरो या करो वाली स्थिति, कि अगर आप लोगों ने ज्यादा तंग किया तो मैं ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। ये भी एक तमाशा ही है, कर लेंगे भाई। हमको मरने की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया, ये नहीं पता है। इस तरह के जो गंदे आरोप लगे हैं, आप सोचो कि वो मेरी माँ बोल रही है कि एक बच्ची छोटी झूठ थोड़े ना बोलेगी। अब उसको क्या मालूम है कि वो किस तरह, कहाँ किसके शिकार में फंसी हुई है, किसके जाल में फंसी हुई है। इस तरह से बातें करना और इस तरह की बातें आना, ये शॉकिंग है, पूरे देश के लिए शॉकिंग है। जो उसको सर आंखों पर बिठाए हुए थे, जो सपने देख रहे थे, गरीब लोग सपने देख रहे थे, वो बहन करके आके गया, माला पहन के आया, रुद्राक्ष का और तिलक लगा के, और बहन बोलता था। बताइए, मैंने उसको बेटी बोला था, उसका फर्ज आज भी निभा रहा हूँ कि मैंने एक शब्द भी आज तक उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला, और ना बोलूँगा। वो चाहे फांसी पे चढ़ जाऊँ, मेरा वो स्वभाव नहीं है ना, मेरे वो संस्कार ऐसे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि लव जिहाद के खिलाफ जो मैंने बीड़ा उठाया था, जो मुद्दा उठाया था, उसको मैं दबने नहीं दूंगा जब तक उन पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता है। पीड़ित परिवार के इंसाफ तक ही मुँह, उसके बाद मुझे इससे मतलब नहीं कि तुम बालिग हो नाबालिग हो, क्या हो, तुम कहाँ जा रही हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरा जो नुकसान होना था, मुझे जो सबक मिलना था, और मैंने दुनिया को जो सबक दिया है, किसी को सड़क से कभी मत उठाना। सड़क वाले लोग सड़क पर ही शोभा देते हैं। किसी अशिक्षित को कभी भी कोई ज्ञान मत देना, क्योंकि वो आपका कुछ नहीं सुनेंगे। उनको कुछ भी आएगा, कोई उनको कैसे भी मोटिवेट करके ले जा सकता है। बड़ी बड़ी बातें करने वाली गंगा मैया हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे भगवान हैं, गुरुजी हमारे, सनोज भैया हमारे पिता हैं। ये सारी बातें एक दिन के अंदर बदल के, और रात भर में उस मुल्ले ने पता नहीं क्या उसको समझाया कि अगले दिन बोल रही मुझे छुआ, यहाँ छुआ, 10 बार छुआ, 3 बार छुआ, दिन में हमें सोने। हाँ, इतना शरीफ नहीं है, यहाँ छूता था, वहाँ छूता था, कभी
शुक्र है, शुक्र मैं कह रहा हूँ कि सुनिए, नहीं छूने की गया भाड़ में, नहीं वो इनाम तो और भी मैं कह रहा हूँ कि 300 लोगों की यूनिट है, उसमें हमारे सब दोस्त ही नहीं होंगे, बहुत से मेरे खिलाफत वाले भी होंगे। मैं कह रहा हूँ पुलिस एक एक आदमी का इंटरव्यू लेकर के पूछ ले कि सनोज मिश्रा का बिहेवियर कैसा था पूरी शूटिंग के दौरान, पूरे 10 सालों में, 20 सालों में, 30 सालों में, किसी के कह देने भर से, चूंकि मीडिया है। बाकी आप जिस तरीके से फरमान के बयान आ रहे हैं, जैसे वो हमेशा जो भी वो पीछे बैठा रहता है, उसको नरेट करता है, बोलता है। अब ये देखिए इस तरीके का बयान त्रेता युग और द्वापर युग की बात कर रही है, उस टाइम कहाँ कौन था, कौन मुस्लिम था, हमने तो कहीं देखा नहीं कुछ भी। इस तरीके की चीजें पढ़ाना क्या लग रहा है ये, मतलब इतनी ओपनली क्यों? वो अपने आप को भगवान कृष्ण साबित करने के मूड में लगा हुआ है ये पंचर पुत्र, ताकि और भी लड़कियां जो है, तो रथ चलते थे उसमें कहाँ पंचर नहीं होता था उस समय, यही तो मतलब ये बात उस लड़की को थोड़ी ना मालूम है कि रथ चलते थे। उसको तो यही पता है ना कि ऐसे था जैसे अभी है। उसको अगर इतना नॉलेज होता तो इतना गंदा कदम क्यों उठाती वो? अगर उसको इतनी नॉलेज होती, देश दुनिया की जानकारी होती, उसको तो समझाया गया, बरगलाया गया इस लेवल पे कि ये कंजरों की बस्ती है, तुम्हारे लिए नहीं है। ये होली में उसने रंग नहीं खेला उन लड़कियों के साथ जहाँ उसने पूरा बचपन बिताया, जहाँ पे वो खेली पढ़ी बड़ी हुई, जहाँ पर खेली खाई बड़ी हुई, जिनके साथ जो सहेलियों के साथ दुख दर्द बांटा, उनके साथ अब वो रंग खेलने से परहेज करती थी। उसको इस लेवल पे उसका मानसिक लेवल लेके चले गए थे कि तुम ही तुम हो और कुछ नहीं है, तुम्हारे ये सब लोग बेकार है, तुम कंजरों की बस्ती में, तुम्हारा लेवल नहीं है, कि तुम्हें ऐसा है वैसा है, और ले जाके बड़े बड़े होटल, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बाउंसर, पुलिस, ये देख करके आदमी तो पागल हो जाएगा, दिमाग उसमें उसको तो हवा भरी तो लगी होगी, इतना कहीं नहीं, ना आपको कहीं मैंने बोला ना पंचर पुत्र था, ट्रेनिंग लिया हुआ था, पूरा ट्रेंड करके आया था। इसका मतलब वो खुद भी कहीं ना कहीं ट्रैप हुआ किसी के इशारे पे, वो भी खुद भी काम कर रहा था। नहीं भाई वो तो देखो बागपत में सब जितने बेरोजगार लौंडे घूम रहे हैं वो सब पीएफआई के लिए तो काम कर रहे हैं वहाँ पे, उनको तो ट्रेनिंग ही दी जाती है इस चीज़ की कि कोई भी हिंदू में अगर कोई लड़की थोड़ा सा ऊपर बढ़ रही है तो उसको तुरंत कैप्चर कर लो, ताकि उसको हम आके आइकॉन बना के दिखाएंगे, देखो इसने पूरी प्लानिंग के साथ काम किया और उसने अपना आखिरी हथियार चल दिया। आखिरी हथियार, चूंकि देखा कि सनोज मिश्रा तो कहीं से दब नहीं रहा है और ये पीछे नहीं हटेगा, लड़ाई लड़ेगा लग रहा है, तो उसने अपना आखिरी हथियार चला दिया और उसने मोनालिसा को समझाया कि भूल जाओ कौन किसने क्या कुछ तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारा सब गड़बड़ होने वाला है, तुम्हारा सब गड़बड़ होने वाला है, इसलिए हथियार उठाओ और वार करो। तो उसने अपनी जुबान से वार करना शुरू कर दिया। अगर इसके तथ्यों में जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एक ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं उसको ब्लैकमेल करने की बात हो, कहीं उल्टी सीधी कुछ वीडियो बना के उसको नहीं, वीडियो तो नहीं, उसका ब्रेन वॉश है। वीडियो वगैरह ऐसी बातों में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि वो जिस तरह से वो बातें कर रही है, जिस तरह रोने का ड्रामा कर रही है, वो जिससे मैं सिखाता था ना फिर अचानक से ठीक हो जाना, तो वो सेम चीज मेरे ऊपर वो फॉलो, मतलब वो मेरे ऊपर ही भस्मासुर की संज्ञा देंगे आप। हाँ, मैंने उसको सिखाया था कि चेहरे पे एक्सप्रेशन आपके रोते समय इस तरह होने चाहिए और एकदम से नहीं चेंज करना है, लेकिन क्योंकि रोता हुआ आदमी एकदम से खुश नहीं होगा। लेकिन वो क्या की, क्योंकि उसको समझ में था कि ऐसे मुंह बनाना है, मुंह तो बना दिया उसने, लेकिन तुरंत उसने एक्सप्रेशन छोड़ दिए, तुरंत फिर ठीक हो गई। तो वो चीज़ अब लोग भी देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, कि मैं भी हैरान हूँ कि फिल्म में तो नहीं कर पाई इतना अच्छा, यहाँ कैसे इतना अच्छा परफॉर्म चल रहा है भाई। तो ये उस पंचर पुत्र की देन है भाई, उसने अपना पूरा खेल दिखा दिया और हम सब सनातनी ऐसे खड़े रह गए। उल्टा हमारे ऊपर आक्षेप भी लगाना शुरू कर दिया उसने, उस जिदी ने। लेकिन इन आक्षेपों से और इन इल्ज़ामों से कुछ नहीं होगा, सच्चाई ज़रूर सामने आएगी। और ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये पूरी करोड़ों हमारे हिंदुओं की, करोड़ों सनातनी भाइयों की है जो हमारे साथ खड़े। जिस तरीके से मिल रहा है, मीडिया से भी मैसेज जा रहा है, लोग समझ रहे हैं सारी चीज़ों को, किस तरीके से एक बागपत का लड़का वहाँ ले जाके सारी चीज़ें कर रहा है, सब स्पष्ट है सामने, बिल्कुल। तो अब उस दबाव में जाकर वो कुछ उल्टा सीधा कुछ तरह करती है, तो उस तरह फिर कैसे देख रहे हैं भाई? मुझे नहीं पता, मैं तो खाली उनके माँ बाप की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरा कोई राइट नहीं बनता। ये माँ बाप की लड़ाई, अगर मैं नहीं आके खड़ा होता तो माँ बाप कुछ नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ वो ऐसे है नहीं, उनको तो ब्लॉक भी जाने का रास्ता नहीं मालूम है कि कहाँ से जाए, उनको तो साइन भी करना नहीं आता है बेचारों, कहाँ जाएंगे, किससे आवाज़ लगाएंगे। और जहाँ से उनकी लड़की छीन करके लेके चले गए, वहीं जब मार के भगा दिया गया उनको। जो अपनी लड़की खुद बोलने लगी है कि ये शराबी है, ये दूसरे औरतों के साथ संबंध है, तो अब इतना गिरा हुआ जो स्टेटमेंट वो दिलवा रहा है, तो आप सोच सकते हो कि क्या कर सकता है कि हमको जान से खतरा है। अरे बाप तो जान खतरा होता ये नहीं मार देता तुमको, वहाँ लेके क्यों जाता? बाप तो तुम्हें पंख लगा रहा था तुम्हारे सपनों के पीछे पीछे भाग रहा था, पूरा खानदान भाग रहा था सपनों के पीछे कि चलो कुछ आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ।
उसका चाचा, उसकी चाची, उससे सारा समाज। नहीं, पर सवाल ये भी तो है ना कि वो भी उनके ट्रैप में आए गए लेके और कह रहे हैं कि बहन कहता था, तो मतलब वो कहीं ना कहीं वो भी झांसे में तो आए हैं। झांसे में तो आए, हैं? झांसे में आए। वो भी नहीं समझ पाए इस भाई केस मैं भी मुझे नहीं पता चला तो मैं भी झांसे में था, समझ लो, हमें पता नहीं चलने दिया। हाँ। तो एक तरह से तो वो शातिर लोग हैं, वो उनको हल्के में नहीं ले सकते हो आप। तो एग्रीमेंट जिस तरह से लड़की को मोटिवेट करके मेरे खिलाफ बयानबाजी दिला रहे हैं, तो ये छोटी बात ही नहीं है। अगर इंसान का दिमाग थोड़ा सा भी चलता है ना, तो बोलता नहीं कुछ भी हो जाए, हम कम से कम सनोज मिश्रा के बारे में गलत नहीं बोलेंगे। लेकिन उसको तो पूरी तरह से वॉश आउट कर दिया गया है। इसका मतलब आप समझ लो, उसको मानव बम टाइप का बना दिया एकदम से। क्योंकि इन लोगों की ट्रेनिंग भी उस लेवल पे होती है ना, इतना समझाएंगे आपको, इतना बताएंगे कि आप बम बांध के उड़ा दोगे अपने आप को। मतलब वो किसी लेवल पे भी जा सकती है। हाँ, अब वो किस लेवल पे जा सकती है। तो अभी आपको जो अभी जिस तरह मीडिया में बात रखी जा रही है, लोगों का जैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, उसको क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं, क्या होता दिखाई दे रहा है आपको? लग रहा है कुछ आपके पक्ष में कुछ चीज़ें आएंगी? देखिए, देश समाज तो हमारे साथ है, क्योंकि वो पिछले 1.5 साल से मेरा दर्द, मेरी चीज़ें देख रहा था कि मैं कैसे पहली बार शिकार हुआ इस फिल्म को रोकने के लिए, फिर दूसरी बार भी मैं ऐसे ही शिकार हो गया हूँ। तो दुनिया तो जान रही है। और उसके बाद अगर ऐसा कुछ होता तो बीच में कुछ बात हुई होती, किसी तरह कोई बात आती। और जब मैंने ये बीड़ा उठाया, जब मैंने बिगुल बजाया और उस बिगुल के पीछे हमारे पूरे सनातनी भाई आके खड़े हो गए, साधु महात्माओं का आशीर्वाद मिलने लगा मुझे, हमारे साथ राष्ट्रवादी संगठनों का आशीर्वाद मिलने लगा मुझे, तब उसको लगा कि ये गड़बड़ है और तब आक्षेप उसने लगवाए और मुझे जन समर्थन मिल रहा है। मैं इसलिए खुश हूँ कि मुझे कुछ हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जन जागृति तो आ रही, लोग जागरूक तो हो रहे हैं, लोग समझ तो रहे हैं कि क्या हो रहा है, देश दुनिया में हो क्या रहा है, कानून का दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है, ये चीज़ें जनता समझ रही है और मेरे साथ है, इसलिए मैं खुश हूँ। तो अब ये बताइए मुझे, मतलब मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है या केरला की, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी तक तो केरला की सरकार सबसे एक्टिव है, क्योंकि उसने पूरा प्लान करके पूरा सब जिस तरह से रात फटाफट 1 घंटे के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट, तुरंत द केरल स्टोरी का पोस्टर भी वहाँ दिखाया जा रहा है। मतलब इससे बड़ी बात तो क्या हो सकती है, आप बताइए। अगर ये लड़ नहीं है तो क्या है? नहीं, पर दबाव में जैसे वो आई, जैसे बयान बदला उसने, आप पे आरोप लगाया, तो ये कुछ लग रहा है इधर से भी प्रेशर जा रहा है, क्योंकि मोहन यादव जी का नाम भी लिया हाँ उसने जी, खुद से। बिल्कुल। हाँ, मोहन जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया है और यहाँ की एजेंसियाँ भी जांच कर रही हैं और जांच में कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं, तभी तो घबराया हुआ है। हमें तो अभी नहीं पता चल पा रहा है जांच का क्या प्रोसीजर है, लेकिन कुछ तो बात है जहाँ पर ये घबरा गया है और उसको लग रहा है कोई कुछ तो ऐसा करो कि इसको रोक दो, सनोज मिश्रा को किसी तरह से ब्रेक कर दो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अपने यहाँ की जो व्यवस्था है वो थोड़ा स्लो है और वो लोग चूँकि सजग है, बहुत तेज़ चलते हैं आगे, उनको लफ्ज़ जिहाद कराना है तो वो लोग तुरंत डिसीजन लेते हैं और तुरंत आगे बढ़ते हैं। हमारी सरकार भी काम कर रही है और जहाँ तक मुझे अनुमान है कि जो सच्चाई है वो बहुत जल्दी सामने आएगी। आपके लाइफ पे क्या असर पड़ा है? खत्म, लाइफस्टाइल फिनिश। मतलब आपको कोई धमकी, थ्रेट या किस तरह की वो कोई तो प्रॉब्लम हो रही वो है? तो आदत हो गई, बड़ी- उसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। इसके बाद बड़ी हो कुछ दिक्कतें मुझे लगता है 30 से 40 थ्रेड तो डेली आते होंगे। डेली आ रहे हैं? हाँ, और मैं अब क्या, पहली बात तो अननोन फ़ोन उठाना बंद कर दिया हूँ, क्योंकि बिना वजह का वो दिमाग गर्म होता है, वो कुछ बोलेगा, मैं बोलूँगा, फिर रिकॉर्ड करने आएंगे लोग, वो गाली देगा, मैं भी तो गाली दूंगा ना। obvious सी बात है। फिर देखो बोले वो सनोज मिश्रा गाली दे रहा है, वो तो मेरी माँ, वो मेरा ह्यूमन नेचर है, मैं सामने वाला भी मैं भी गाली दूंगा। तो मैंने लोगों का फ़ोन उठाना इसलिए बंद कर दिया। मैसेज का जवाब आते हैं तो मुझे लगता है जो गंदे मैसेज का जवाब ही नहीं देता हूँ, ज़रूरत की चीज़ें हैं। और जहाँ तक रही मेरी ज़िंदगी, तो मेरी ज़िंदगी तो स्वाहा हो गई। 35 साल की मेरी तपस्या जो पूरी नष्ट हो गई। पूरी जनता आपको देख रही है, आपके दर्द को समझ रही है और जरूर कहीं ना कहीं भगवान को रास्ता निकालेगा। तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं मैसेज का ही खेल मुझे लगता है। ऐसे लोगों को जो सेलिब्रिटी हैं, जो थोड़ा सा नेम फेम है, उनको मैसेज के तौर पे उनको एक मतलब आइडल दिखाने के लिए कि देखो इसके साथ कुछ नहीं हुआ, देखो ये सब बेकार की भी चीज़ें हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं राजनीति इतनी गंदी है कि वो इसको मानने को तैयार नहीं कि ऐसी चीज़ कोई होती है, जबकि यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि बागपत का कहाँ का लड़का, और कुछ भी अभी कोई ना स्टेटस है ना कुछ है। इस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करना, एक सरकार लग जाए किसी तरीके से उसको सपोर्ट करने में और इतनी सब चीज़ें करे कि वो एक नेशनल इशू बन जाए, मुद्दा बन जाए, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो दिखाई दे रही हैं। बाकी आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं सनोज जी की बात को भी, किस तरीके से उन्होंने उसको बिल्कुल धरातल से उठाकर जो भी पॉलिश करने की, जो भी समझाने की, जो भी उसे बनाने की कोशिश की, कहीं ना कहीं वो आज इनको ही एक्टिंग दिखाती हुई, इनको ही डायलॉग सुनाती हुई नजर आ रही है। बेसिकली अभी जो आपका मैं देख रहा हूँ दिन रात, आपकी तबीयत का भी मैं देख रहा हूँ, दौड़ भाग बहुत हो रही है। आप फाइनली क्या कह रहे हैं दर्शकों को? क्या मैं चाह रहा हूँ दर्शकों को कि जिस तरह से लव जिहाद हुआ है, इस लव जिहाद की आवाज़ को दबना नहीं चाहिए। और सरकार, जो हमारे लिए संस्थाएं जो काम कर रही हैं, जो निष्पक्ष जांच कर रही हैं, इन जांच का एक बेहतर नतीजा लोगों के सामने आए। क्योंकि उनके फादर का और उनके मदर का ये कहना है कि लड़की अभी नाबालिग है। मैं तो लड़ाई वहीं तक लड़ रहा हूँ, अगर लड़की नाबालिग है तो उसको जानबूझकर फंसाया गया, और दिमाग से कितनी नाबालिग हो तो मुझे मालूम है, लेकिन शरीर से नाबालिग है, कब पैदाइश हो तो माँ बाप ही बताएंगे। पुलिस इस पर जाँच कर रही है। और हाँ, मैं सबसे यही अनुरोध करूँगा कि अपने घर परिवार आसपास ये ज़रूर आप देखें
कि कहीं कोई पंचर पुत्र तो इस तरह से कोई हरकत नहीं कर रहा है, सोशल मीडिया पर आपके बच्चों के साथ कोई बात तो नहीं कर रहा है जो रातों रात आपको पता लगा कि नीचे से पूरा खोखला कर दिया। ये जैसे इस परिवार को पूरा खोखला करके और लेकर के भाग गया अपना रोजगार चलाने के लिए, क्योंकि उसके पास कुछ था नहीं, पंचर जो होने के बाद उसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। तो अपनी लाइफ सेटल करने के लिए PFI के लोगों के साथ लेके, वहाँ के नेताओं के साथ लेके, वामपंथियों को लेकर जिस तरह से खेल किया उसने, आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप सनातन धर्म के हैं तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, उनको बताइए, उनको गीता पढ़ाइए, उन्हें बताइए तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तुम्हारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है और कोई भी नहीं। मैं सबसे आग्रह करूँगा कि इस लड़ाई में मेरा साथ दें। और मैं अपने बारे में तो सफाई नहीं दूंगा कि मैं कैसा हूँ क्या हूँ, लेकिन हाँ, मैंने ज़रूर सोचा था एक बार कि आम को खास बनाऊँ। यही मेरी जिद थी और जिद के चलते मैंने कितना कुछ सफ़र किया है, कितने कर्जे में हूँ, जेल भी गया, सब कुछ गया, और फाइनली जिस पर मैंने दांव खेला था उसी ने सब मिट्टी में मिला दिया और उसके बाद मेरे ऊपर आक्षेप भी लगा रहे हैं। तो देश दुनिया देख रही है, आप लोग निर्णय लें, मैं कैसा हूँ क्या हूँ, मैं अपने बारे में सफाई नहीं दूंगा। थैंक यू। बाकी हमारी नज़र बनी रहेगी, आप कैसे देख रहे हैं और क्या राय रखते हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं। हमारा प्रयास रहेगा इस मुद्दे पे जितनी भी अपडेट हो आपको दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।